प्राणधारा विश्लेषण और मूल्यांकन। कालीपट्टनम रामाराव की कहानी प्राणधारा, पाठबोध और प्रक्रिया। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार बर्ट्रांड रसेल ने कहा, संपत्ति की असमानता ने भूख के बगैर प्रचुर भोजन और भोजन के बगैर भूख की विडंबना की सृष्टि की है। इस उक्ति को समाज के अन्य संसाधनों पर लागू करके कह सकते हैं कि इन संसाधनों पर थोड़े से लोगों ने अधिकार कर लिया है और दूसरे लोगों को उनसे वंचित कर दिया। समस्त प्राणियों की जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं 3 हैं: हवा, पानी और आहार। प्राणधारा कहानी पानी के असमान वितरण की समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है। यहाँ पाली को हम समस्त सामाजिक संसाधनों का प्रतिनिधि मानकर आहार, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि अनेक वस्तुओं की असमान वितरण की समस्या पर विचार करते हैं। कहा जाता है कि जल के बिना मछली तड़पती है, लेकिन संसार में शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जो जल के बिना न तड़पता हो। जल को जीवन कहा गया है। उसकी सार्थकता को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पानी की सारी सभ्यता और उस सौभाग्यता का स्रोत है। जहाँ पानी नहीं होता या कम होता है, वहाँ सभ्यता का विकास नहीं होता, लोग संपन्न नहीं होते। उन लोगों की सारी बुद्धि, सारा समय और श्रम अपने लिए और अपने पशुओं के लिए पानी जुटाने में ही लग जाते हैं। जीवन के उन्नत प्रयासों और उपलब्धियों की ओर ध्यान देने का उन लोगों के पास न समय होता है, न ऊर्जा ही होती है। रेगिस्तान में रहने वालों का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे रेगिस्तान बनते भी पानी या वर्षा के अभाव में ही है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97% या उससे अधिक समुद्र का पानी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं लाया जा सकता। 2 से अधिक प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में है। बचे हुए 1% से भी कम पानी ही प्राणियों के काम में आ सकता है। यानी पेयजल केवल इतना ही है। अब उसे पेयजल का संकट बहुत बढ़ गया है। आबादी के बढ़ने और अन्य वास्तविकताओं के कारण उसका उपयोग बहुत बढ़ जाने से एक ओर वह अपर्याप्त हो गया है, तो दूसरी ओर वह प्रदूषित भी बहुत हो गया है। इस कारण भविष्यविद्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत में अनेक राज्य नदियों के पानी को लेकर अनेक विवाद में जकड़े हुए हैं और उनके विवाद न्यायालयों में विचारार्थ प्रस्तुत हुए हैं। पानी की समस्या नहीं सुलझी तो देश आर्थिक विपन्नता की गर्त में आएगा और लोगों में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ेगा। देश में ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पाताल की सुरंगों जैसे कुओं से पानी खींचना पड़ता है या दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां के लड़कों के साथ लड़की के माता पिता अपनी लड़की की शादी नहीं कराना चाहते। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी लड़की दूर दूर से पानी ढोकर लाने में ही ज़िंदगी गुजारे। इसलिए ऐसे इलाकों के लड़कों की शादी मुश्किल से होती है। वहीं पानी पशु को पिलाना आदि देश में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ लोग सुरक्षित पेयजल के अभाव में तालाब आदि का दूषित जल पीकर अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। समाज के एक वर्ग ऐसा है जो अपनी रोज की आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मात्रा में भी पानी नहीं पा सकता। एक दिन में 1-1.5 घंटे के लिए खोल दिए जाने वाले किसी सार्वजनिक नलके से उसे थोड़े से समय में उन सभी लोगों को पानी भर लेना होता है। इस संघर्ष में प्रयास में लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अंत में गलियों, श्रापों, कस्मों और प्रतिज्ञाओं का घमासान शुरू हो जाता है। किसी दिन तो ट्रक आ जाते हैं, पुलिस उतरती है, जेल और बेल से आगे बढ़कर
कहानी अदालत तक पहुंचती है। इससे पारस्परिक विद्वेष फैलता है और उन लोगों का जीवन यातनामय हो जाता है। पानी को लेकर उन लोगों की अनेक करुण कहानियाँ होती हैं और उनको सुन सुनकर लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं। वैसे सुनने वाला भी कोई नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो बंगलों में रहते हैं और उनके बंगलों के बगीचे खूब हरे भरे रहते हैं। बगीचे में लगे नल में जितनी देर तक लाइन खुली रहती है उतनी देर तक पानी बहता ही रहता है। नीचे की टंकी में पानी भरकर पंप से ऊपर की टंकी में पानी चढ़ाते हैं। म्यूनसिपालिटी वाले इन बंगले वालों के नल बंद नहीं करते। लोग 3-3 दफ़ा नहाते हैं, 4-5 बार मुँह धोते हैं। 4 प्याले भी धोने हो तो आधे घंटे तक धार छोड़ते हैं। बाथरूम जब भी जाते हैं घंटों पानी बहाते हैं। फर्श धोने में, अपनी गाड़ियाँ धोने में जितने पानी का अपव्यय करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। इतना होने पर भी इन साधन संपन्न लोगों में अत्यंत कठिन जीवन जीने वाले अभावग्रस्त लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है। फिर कहानी के बारे में बताया गया है। प्राणधारा कहानी के राव साहब ने सस्ती ज़मीन खरीदकर जहां अपना बंगला बनवाया था वहां शुरू में बिजली या पानी की सुविधा नहीं थी। आसपास के झोपड़ वालों को इकट्ठा करके उन्होंने एक पक्के महजरनामे पर वहाँ के तीनों बस्तियों के लोगों के से दस्तखत और अंगूठे के निशान लिए थे और उपभोक्ताओं के रूप में उन सबको दिखाने के बाद म्यूनसिपालिटी पर दबाव बनाकर अपनी जमीन और अपने बंगले के लिए पानी और बिजली की सुविधा प्राप्त कर ली थी। इन सुविधाओं के मिलने के बाद उनकी ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी और वे खुद खूब संपन्न हो गए थे। जिन लोगों की सुविधा की बात कर उन्होंने अपने लिए पानी और बिजली की सुविधा करवा ली थी, उन झोपड़ वालों को भी वह सुविधा उपलब्ध हो इसकी चिंता उनको नहीं है। इसी को कहते हैं नदी पार करने के बाद नाव जला देना। कहानी में सार्वजनिक नल से पानी भर लेने की आशा छोड़कर अम्मा जी सत्यवती और तविट्टम्मा कलसा भर पानी मांगने राव साहब के बंगले पर पहुंचती है तो वहां शेरों जैसे आदमकद कुत्ते भयंकर रूप से भौंकते हैं। वे उनकी तरफ उछल पड़ते हैं। आमतौर पर यही होता है। किसी बड़े आदमी की ड्योढ़ी पर जाओ तो घर वालों से पहले उनके कुत्ते ही अगवानी करते हैं। फिर एक अच्छा खासा नाटक शुरू होता। अम्मा जी और अपने भाई के प्रणय प्रसंग की कल्पना करके राव साहब की सुकुमारी बेटी अम्मा जी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखती है और पूछते हुए कि पानी के लिए आई हो। मजाक करती हैं हम जैसे अम्मा जी पानी के लिए नहीं अपने प्रेमी से मिलने आई हो। इसके बाद घर के सब बच्चे उन लड़कियों को देखकर खूब हंसने लगता। अम्मा जी उन लोगों के इस तरह हंसने का कारण समझ लेती है लेकिन बेचारी कुछ नहीं कह पाती, बर्दाश्त कर जाती है। गरीब का गुस्सा अनर्थ जो होता है, कैसी निर्दयता है। अम्मा जी उस बढ़ई की बेटी है जिसने बंगला बनाते समय बहुत दिनों तक उसमें काम किया था और एक दिन बेटी को दिखाकर राव साहब से विनती की थी कि ये लड़की जब भी पानी के लिए आए हुए एक कलसा भर लेने दे। राव साहब ने इसके लिए हामी भरी थी लेकिन व्यवहार में बेचारी अम्मा जी की उपेक्षा होती है। उसके साथ उपवास होता है। वे कभी चलो भर लो कहते तो कभी कहते नहीं अब नहीं बाद में आना। कभी कोई कहता भर लो कोई मना कर देता। वह इस तरह अम्मा जी से खिलवाड़ कर वे अपना मनोरंजन करते। बिल्ली के लिए खिलवाड़ और चूहे के लिए प्राण संकट वाली बात हो जाती लेकिन लाचारी गरीबी आदमी से क्या नहीं कराती। लाचार होकर ही अम्मा जी सत्यवती और तविट्टम्मा के साथ राव साहब के बंगले पर गई थी और वहाँ वही हुआ जो हमेशा होता आया। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, कहीं भी जाओ आधे मील से कम नहीं था और वहाँ पानी मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। हम इन बंगले वालों के पास पानी के न देने के बहुत बहाने होते। वृद्धा के इतिहास दया दिखाकर पानी दे दो तो कल ही हम फिर हमारे घर पर ही आ धमकेंगी। एक को दे दो तो 100 को देना पड़ेगा। बाद में बुरा बनने से पहले तो शुरू में बुरा बनना ज़्यादा अच्छा है। और उन लोगों पर कुत्ते छोड़ने की धमकी देती है। इतने में सड़क का नल बंद होने पर खाली कल से लिए दूसरी स्त्रियां भी पानी के संधान में वहां पहुंच जाती है। भीड़ बढ़ती है, रार बढ़ता है और उस भीड़ में से
अप्पयम्मा नाम की स्त्री दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हुए अपनी व्यवहार कुशलता और वाक चतुरता से अपने लिए और अपने साथियों की स्त्रियों के लिए पानी लेने की अनुमति पा लेती है। इस प्रकार बहुत देर बाद उस दिन के लिए समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? संघर्ष का स्वरूप और कार्य कुशलता। ऐसी असहाय स्थिति में ये दबे कुशल लोग अपने आक्रोश और संघर्षशीलता का प्रदर्शन करते हैं और अपने कार्य को साधने की कौशल भी रखते हैं। इस बात इस कहानी में लेखक ने स्पष्टता दिखाई। जहाँ सत्यवती इस वर्ग के आक्रोश और आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाती है, वहाँ अप्पयम्मा इस वर्ग के कार्य कौशल को प्रकट करती है। वृद्धा द्वारा कुत्ता छोड़ने की धमकी दिए जाने पर सत्यवती में भय के बदले आक्रोश जागता है। जोश के साथ आगे बढ़कर वो कहती है, सड़क पर खड़े लोगों को कुत्ते से कैसे कटवाओगी? यह मैं भी देखती हूँ। बाद में वह मन में कहती है, पानी तो मिलने से रहा, अब कम से कम रार क्यों ना बढ़ाऊँ? और दूर से ही अपने साथियों को पुकार कर कहती है, अरे आओ तुम भी, ये लोग हम पर कुत्ते छोड़ रहे हैं। फिर माली को चुनौती देते हुए कहती है, अरे वो बुढ़े, अगर तुम मर्द है तो आज कुत्तों से हमें कटवा। तेरे घर में आए हैं या तेरे दरवाजे पे आए हैं हम, किस बात के लिए कटवाएगा बता ना तू। जब वृद्धा कहती है कि उसका बेटा घर पर होता तो इन लोगों की खबर लेता, तो वह कही कि क्यों तुम्हारा बेटा कि उसका घर पर होता तो उन लोगों की खबर लेता, क्यों तुम्हारा बेटा होता तो क्या करता? हाथ पैर बंधवा कर जेल में डलवाता, यही ना। अब यह काम तुम भी करवा डालो और झूठ का मुकदमा भी चला देना। दुनिया भर का पानी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पूरा नहीं पड़ता। म्युनिसिपालिटी वाले हमारे वाले कहाँ से ला कर देंगे? सत्यवती का यह विद्रोही स्वर केवल इसी कारण नहीं है कि वह शहर में पली है, यह उसके व्यक्तित्व की विशेषता भी है, क्योंकि अम्मा जी भी शहर में ही पली है और वह ऐसा आक्रोश व्यक्त नहीं करती, सब कुछ देखती जाती और ऊपर से कुछ नहीं कहती। लेकिन सामान्य रूप से शांत और दबी रहने वाले अम्मा जी के मन में भी आक्रोश इस बात का तप लगता है जब उसे देखकर राव साहब के बच्चे देर तक हंसते हुए लोटपोट होते रहते हैं और सत्यवती उन लोगों के इतना हंसने का कारण पूछती है और सबसे ऊपर से कुछ नहीं कहती, पर मन में जानती है कि तीनों जून जेवनार पैरों के पास आ गए और करने को कोई काम नहीं तो बखत कटेगा कैसे? यही कारण है। अपनी आक्रामकता से जहाँ सत्यवती अपने शत्रुओं अपने पक्ष को आतंकित और दुर्बल बना देती है, वहाँ अधेड़ उम्र की अप्पयम्मा अपने व्यवहार द्वारा वृद्धा का विश्वास प्राप्त कर लेती है और मौके का लाभ उठाकर मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों में संधि करवाने वाली या विवाद में मौके का लाभ उठाकर मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों में विवाद में सुनवाई करके फैसला सुनाने जज का दर्जा हथिया कर फैसले के अंदाज में वृद्धा से पूछती, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो माई? अप्पयम्मा का स्वर सुनकर वृद्धा को लगने लगता है कि उसकी पक्षधरता में बदलाव आ गया। फिर अप्पयम्मा अंतिम चेतावनी सी देती हुई पूछती है, पानी देना है या नहीं, यह बताओ। अप्पयम्मा का स्वर बदला हुआ लगा तो वृद्धा दुविधा में पड़ जाती और संधि का प्रस्ताव से रखती हुई पीछे से वृद्धा की पोती कहती है, तुम लोग इतना ऐंठ कर बात करोगी तो नहीं देंगे। फिर उसके बाद दोनों के बीच बातें होती हैं। फिर अप्पयम्मा की नम्रता, दीनता और कौशल का असर हुआ और वृद्धा का मन भी शांत हुआ। वह पानी लेने की अनुमति दे देती है। अनुमति मिलना था कि अप्पयम्मा फाटक खोलकर अंदर से ऐसे घुसती है जैसे अपने ही घर में घुस रही हो। इतना ही नहीं, आओ भाई आओ कहकर बाकी सबको भी बुलाती है और संकोच में अपनी जगह खड़ी अम्मा जी और सत्यवती को की ओर देखकर छिपाकर आंख भी दबाती है। फिर पानी का महत्व, उसकी पवित्रता सबको समझाती हुई कहती, आओ लड़कियों तुम भी आओ, गंगा है, जीने के लिए सबसे पहले गंगा ही चाहिए, उसके बाद ही अड़ना करना सब, पहले पानी भर लो। साधनहीनों की व्यवस्था। इन शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को कदम कदम पर अपने आत्मसम्मान को दबाना पड़ता है और अनेक
अपमानजनक परिस्थितियों से समझौता करके चलना पड़ता है। प्राणधारा कहानी में अप्यमा वृद्धन से पानी भर लेने की अनुमति जब पा लेती है और दूसरी महिलाएं पानी भरने आगे बढ़ती हैं, तब तविट्मा और अम्माजी भी हिली। तविट्मा बड़ी मायूसी से कहती है, इस धूप में ज़्यादा नहीं तो कम से कम दो घड़े पानी तो चाहिए ही चाहिए। जाने अभी कितने दरवाजे चढ़ने होंगे और कितने लोगों से छी सुननी पड़ेगी, कितने इल झमेले हैं। जब वह सत्यवती से पूछती है कि हर बरस ही पानी की ऐसी समस्या रहती है, इस बरस ऐसा है, तो सत्यवती जवाब देती, जब से पैदा हुई हूँ असल में इस बस्ती से लगा सनीचर हो। ऐसे कहानी के अंत में इस व्यवस्था को दिखाकर डराए धनहीन की दुखद स्थिति की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है। चिढ़े और झिड़के या कुत्तों या और पुलिस का दिखाकर डराए धनहीनों का धनवान की ड्योढ़ी पर चढ़ जाकर मिन्नतें किए बगैर, उन लोगों को सताए बगैर काम नहीं चलता। अगले दिन यह कहानी एक बार फिर शुरू होती, वे लोग गेट खोलेंगे नहीं और ये लोग गेट छोड़ेंगे नहीं। निर्धनों के लाचार और कुपोषण का शिकार होने की स्थिति पर भी लेखक ने मार्मिक टिप्पणी की है। जैसे अम्माजी की आयु 17 से 18 की है, पर देखने में वह 14-15 साल की लगती है, लेकिन वह अपनी औकात से खूब बड़ा कलसा हाथ में लेकर पानी के लिए निकल पड़ती है। माली पर उनकी टिप्पणी है कि वह बड़े साहब के दिए हुए रेशमी कुर्ते में दुबला और छोटे बाबू के पहनकर छोड़े हुए खाकी के निकर में मोटा मालूम हो रहा है। स्त्रियों के प्रति संवेदना की भावना। कहानी में अधिकांश पात्र स्त्रियां हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि घर में पानी भरने का दायित्व प्राय स्त्रियां ही निभाती रहती। पुरुष अपने काम से बाहर निकल जाते हैं, तो स्त्रियों को ही घर के काम के अलावा बच्चों को संभालना, पानी भरना आदि दूसरे अनेक काम भी करने पड़ते हैं। तविट्मा ऐसी स्त्रियों का प्रतिनिधि है। वह दूध पीते बच्चे की माँ है। बच्चे को घर में सुलाकर वह पानी के लिए नल के पर जाती है। बाहर जाने पर ऐसी स्त्रियों को घर में सो रहा एक बच्चा जाग गया तो क्या हुआ, उसकी चिंता सताती रहती है। घर में पंखा तक नहीं है। वह गर्मी के मारे आंचल गिराकर उफ करती हुई हवा झेलने लगती है, क्योंकि गर्मी ऐसी लग रही है जैसे कढ़ाई में डालकर उसे कोई तल रहा हो। तविट्मा द्वारा लेखक ने संतान के प्रति माँ के स्नेह का एक सुंदर चित्र भी उपस्थित किया। बच्चे के जोर जोर से रोने का कारण वह इस प्रकार बताती है, ठीक से नहीं पूरा पड़ता। असल में रोना इसलिए नहीं है, अपनी जान को यह पसीना भी तो एक है ना, धार पर धार बह रहा है, मुंह में नाक में लगता है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता। इस पर लेखक ने टिप्पणी की, बेजुबान बच्चों के मन की बातें सबको मालूम नहीं होती, माँ को कैसे मालूम हो जाती है। यह अभी माँ न बनी सत्यवती समझ नहीं सकी। तविट्मा ने आंचल से मुंह, गर्दन, कंधे और छाती खूब अच्छी तरह से पोंछ ली और रोती हुई बच्ची को अपना दूध पिलाने लगी। बच्ची शांत होकर दूध पीती रही। तेलुगु समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के संकेत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहानी में गांव और शहर। प्राणधारा कहानी में गांव और शहर दोनों समाज हैं और दोनों समाज की अपनी अपनी विशिष्टताएं भी स्पष्ट दिखलाई देती है। गांव के बहुत लोग जीविका की तलाश में शहर आकर बसने लगते हैं, फिर भी अपने गांव से उन लोगों का संबंध बराबर बना रहता है और उनकी ग्रामीण मानसिकता भी बनी रहती है। गांव में हर व्यक्ति की जाति का पता दूसरों को होता है और ये विवरण ग्रामवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन शहर में व्यक्ति की जाति इतना महत्व नहीं होता, इसलिए लोग बहुतों की जाति को नहीं जान पाते। कहानी में राव साहब की जाति के बारे में तविट्मा के पूछने पर सत्यवती कहती, शहर में जाति पाति की बात जल्दी से पता नहीं चल पाती, यहाँ बात सारी ओहदे की होती है। उसके बाद ये बात होती है दोनों में। कहानी में नाटकीयता। प्राणधारा कहानी में अधांत नाटकीयता बनी है। पात्रों के बीच संवादों द्वारा कहानी आगे बढ़ती है। कथाक्रम में कहानी
रक्षा घात प्रतिघात द्वारा घटनाक्रम को आगे बढ़ा ले जाते, इसलिए कहानी का क्रमिक और स्वाभाविक विकास होता जाता है। सार्वजनिक नल के पास का दृश्य हो या राव साहब के बंगले के पास देर तक चली कश्मकश, दोनों जगह यही होता है। इस कारण कहानी में अत्यंत नाटकीय का समावेश हो गया है, जो कहानी की रोचकता को बढ़ाता है। कहानी में बोलचाल की सरल और पत्रोचित भाषा का प्रयोग इसकी एक और विशेषता है।